गुड इवनिंग क्लास। सो सभी लोग आप अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में बना दीजिए। 1 मिनट में मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। जस्ट प्लीज वेट 1 मिनट। ओके। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द स्क्रीन। पिछले क्लासेस में हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। तो पहले हम देखते हैं। आज हम नया चैप्टर, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी ये आपका 11 चैप्टर है। पिछले क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था। चैप्टर नंबर 10 वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। सो इस टॉपिक का मैं एक ब्रीफ रिव्यू में आपको कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। बेसिकली इसमें हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज फोर्स। तो चूंकि आप जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से चेंज नहीं हो सकती है, इसके लिए एक एक्सटर्नल फैक्टर का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स। ओके। तो फोर्स इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन और टू स्टॉप इट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है या अगर स्टॉप है और उसे मोशन में करना, या मोशन में है और उसे आपको स्टॉप करनी है। फॉर एग्जांपल, आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको क्रिकेट के बॉल को आपको स्टॉप करनी है, तो आपको एक फोर्स लगाना होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज फोर्स। तो हमने इसके बाद कुछ फोर्स के टाइप पढ़ा था। फर्स्ट वन इज मस्कुलर फोर्स, जो हमने मसल से एक्सर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मस्कुलर फोर्स। सेकेंड मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स वो होते हैं जो मशीन से लगते हैं, दैट आर कॉल्ड एज मैकेनिकल फोर्स। ओके। इसके बाद हमने थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को आप आसमान में फेंकते हो तो वो फिर नीचे आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। सभी फोर्स का डेफिनेशन यहाँ पे ये वाले बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी लिख सकते हो। अदरवाइज आप जैसे चीजों को समझते हो तो आप अपने भी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि डेट व्हाट इज मस्कुलर फोर्स, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके। एंड इसके बाद हमने लास्ट में एक पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स देन फ्रिक्स मैग्नेटिक फोर्स, जैसे जो फोर्स मैग्नेट से होती है, डेट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स। जैसे आप फॉर एग्जांपल दो मैग्नेट ले लोगे। ओके। और क्या करोगे, दोनों मैग्नेट को अगर आप पास लाओगे तो क्या होगा, वो रिपेल करता है। कभी कभी वो अट्रैक्ट भी हो जाती है, कभी कभी वो आप देखिएगा कि रिपेल भी करती है। तो मैग्नेट में दो पोल होते हैं। यहाँ पे जैसे फिगर में दिखाया गया है कि एक को एन लिखा गया, एक को एस लिखा गया। सो देर आर टू पोल्स इन अ मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके। तो इससे क्या होता है कि दो मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट भी हो सकती है और रिपेल भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ पोल। ओके।
सो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। फिफ्थ वन इज फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो कैरम पे आप टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हो, तो टेल्कम पाउडर के यूज करने से क्या होता है कि कैरम बोर्ड का फ्रिक्शन कम हो जाता है। इससे जब आप कैरम को वो करते हो तो वो काफी बार बार वो रिबाउंड होता है और काफी देर तक स्टॉप नहीं होता है। यहाँ पे जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे बनाना के छिलका है यहाँ पे, वो जा रहे हैं और इस पे पैर पड़ता है तो वो क्या हो जा रहे हैं, फिसल जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कि जैसे बनाना के जो छिलके हैं उसमें क्या है, उसके वजह से वहां पे फ्रिक्शन बहुत कम हो जा रहा है, जिस वजह से वो वहां पे स्लिप हो जा रहे हैं। ओके। जैसे आप अपने स्लीपर पहनते होंगे तो जब स्लीपर आपका नया रहता होगा तो स्लीपर के मीन्स उसका ग्रिप काफी अच्छा बनता है। फिर जैसे जैसे आपका स्लीपर या शूज थोड़ा सा पुराना होता है तो उसका ग्रिप थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वो जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा धीरे धीरे वो कम होते जाता है। सो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स एंड दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैंने आपको बोला था कि ये वाला एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि जब आप बाल में कंघी करते हो तो कंघी करने के बाद आप क्या करोगे, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को पहले आप टेबल पे डाल लोगे और उसके बाद बाल में कंघी करके आप कंघी को कॉम्ब को उस छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लेके जाओगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि that the small part of the paper stick into the comb means वो छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े थे वो कॉम्ब में जाकर के चिपक जाती है। सो इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट आप में से किन 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 लोगों ने किया है? जिन लोगों ने किया है वो आप चैट बॉक्स में आप यस लिखें, अगर आप नहीं किए हैं तो नो लिखिए। यस, सभी लोग लिखिए। जो लोग ये एक्सपेरिमेंट अगर आप घर पे किए हैं, ऑब्जर्वेशन किए हैं, तो आप यस लिखिए चैट बॉक्स में। अगर नहीं किए हैं तो आप नो लिखिए। अगर आप नहीं किए हैं तो आप आज क्लास के बाद जाके फिर से करिएगा। और ये सब जो चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं वो आपको आगे भी क्लासेस में 9th 10th में भी ये सब चीजें इस मीन्स इससे डिटेल्स में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ओके, सो दीज आर वेरी बेसिक्स। यस, नो प्रॉब्लम। ओके, तो कुछ लोगों ने किए हैं और कुछ लोगों ने नहीं किए हैं। सो ये बस आपको एक ये ऑब्जर्वेशन लेने के लिए ये मैंने बोला था, एक्टिविटी करने के लिए। तो बेसिकली इसमें करना क्या है आपको, आप जैसे अपने बाल में कंघी करने के लिए कंघी लेते हो, कॉम्ब, तो उससे पहले आप क्या करोगे, कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे और उसे टेबल पे रख दोगे। और बाल में कंघी करने से पहले कागज के टुकड़े को कंघी के पास कंघी को कागज के टुकड़े के पास लेके जाओगे। तो आप पहला ऑब्जर्वेशन वहां पे ये आएगा कि उस समय वो कागज का टुकड़ा कंघी में जाकर के नहीं चिपकता है। और इसके बाद आप क्या करिएगा, अपने बाल में कंघी कर दीजिएगा या थोड़ा सा अपने कंघी को बाल में रब कर दीजिएगा। और उसके बाद आप कागज के टुकड़े के पास वो कंघी को ले जाइएगा तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वो कागज के जो टुकड़े हैं वो कंघी में आकर के चिपक जा रही है। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। सो दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर जो फोर्स लगती है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है कि रबिंग के वजह से वो जो कॉम्ब है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, उस पे कुछ चार्ज्ड मटेरियल आ जाते हैं जिसके वजह से वो कागज के टुकड़े कंघी में अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो ये सब हमने पिछले क्लासेस में पढ़े थे। फिर आखिरी में एक था कि कंबाइंड फोर्स मीन्स ढेर सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे मीन्स एक से ज्यादा फोर्स लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर प्लस इलेक्ट्रिक मैकेनिकल फोर्स। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंबाइंड फोर्स। सो ये सब चीजें हमने पिछले क्लासेस में चैप्टर नंबर 10 में फोर्सेस एंड इट्स टाइप में पढ़े थे। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि व्हाट इज फोर्स ये आपको समझ में आनी चाहिए, और उसके जितने भी टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, एंड सो मेनी।
तो ये सारे फोर्सेस आपको समझ में आनी चाहिए कि ये फोर्सेस क्या है। अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद होती है तो कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखोगे। जैसे जब भी कोई फ्रिक्शन फोर्स बोलेगा तो आपके दिमाग में तो ये या तो ये आना चाहिए कि टेल्कम पाउडर जब अपने हम कैरम बोर्ड पे यूज करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है। ओके, ऐसे मैकेनिकल फोर्स है तो मैकेनिकल फोर्स अगर आपको मैं बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मशीन। ओके, मीन्स द फोर्स exerted by the machines is called mechanical force. Similarly, अगर मस्कुलर फोर्स बोलो तो मीन्स मस्कुलर मीन्स मसल। ओके, मीन्स इट इज रिलेटेड टू मसल्स। तो एनिमल्स के मसल्स से जो फोर्स एक्सर्टेड होती है दैट इज कॉल्ड एज मस्कुलर फोर्स। तो आप चैप्टर नंबर 10 को फिर से पढ़िएगा अपने से और आपको चीजें समझ में आ जाएगी। सो ये अभी मैं पिछले क्लासेस में क्या सब पढ़ा था थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस कर दिया। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 11 दैट इज वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। सो किसी को कोई भी क्वेश्चंस भी है क्या? एनीबॉडी हैव सम क्वेरी? किसी को कुछ पूछना भी है क्या? फोर्सेस एंड इट्स फोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो कि चैप्टर नंबर 10 है, उसमें अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज वर्क एंड एनर्जी। ओके, नो डाउट। सो आप लोग क्या करोगे, घर पे उस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़िएगा तो आपका चीजें आपको याद हो जाएगी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी। सो सबसे पहला चीज क्या है यहाँ पे, वर्क, WORK, वर्क। सो कैन एनीबडी टेल व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होती है, क्या कोई बता सकते हैं? व्हाट इज वर्क, कैन एनीबडी टेल? मीन्स आप वर्क से क्या समझते हो? इफ यू वांट टू से देन टाइप योर नेम इन द चैट बॉक्स। यस, 1 2 दो लोगों ने बोला। सबसे पहले आपने यस लिखा तो आप अपना माइक को ऑन करके आप बोलिए कि व्हाट इज वर्क। हेलो टीचर। यस यस हर्ष, यस यस यू आर ऑडिबल। सर वर्क, सर यस यस यू आर ऑडिबल, प्लीज स्पीक। your voice is not coming. Okay, okay, there is some problem. So Deepika, please unmute your mic. ओके, एक नाथ, हर्ष आप अपना माइक, हाँ बोलिए। गिवन टास्क, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, आप फिलहाल के लिए आप अपने को म्यूट कर लीजिए। ओके, गिवन हम टास्क, दूसरे, ओके, गिवन टास्क, ओके ओके, यस यस। दीपिका आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? दीपिका। सर आई एम ऑडिबल। यस यस यू आर ऑडिबल। कोई भी चीज हिलाने के लिए हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वर्क हो जाता है। ओके ओके, आपने बोला कोई भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह करने के लिए जो अपने फोर्स अप्लाई जो करते हैं उसमें क्या होता है, वर्क होता है। सो अंजना, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड स्पीक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय Sir, वर्क? यस when an object is displaced by applying a force on it, work is be done. यस यस, वेरी गुड। सो तीन लोगों ने जवाब दिया कि वर्क क्या होती है, मीन्स आप वर्क से क्या समझते हो। तो लगभग तीनों लोगों का जो आंसर था मैच कर रहा था और सभी आंसर क्या है, करेक्ट है लगभग। ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज वर्क एंड व्हाट इज एनर्जी। सो सबसे पहले हम फिगर 11.1
डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले एक गर्ल स्कूल बैग को उठा रही है। दूसरे वाले फिगर में एक बच्चा साइकिल का टायर को रोल कर रहा है। इसके नीचे आ जाएगा तो हैमर से एक नेल को एक नेल पे हैमर लगाया जा रहा है। और एक फिगर है यहाँ पे गर्ल एक एक बॉक्स को क्या कर रही है, खींच रही है। उसके बाद एक फिगर है कि एक व्यक्ति लकड़ी के लट्ठे को उठाए हुए है। एंड देन ये क्या है, तीर, यहाँ पे ये तीर चला रहे हैं। और आखिरी का एक पिक्चर है जहाँ पे एक स्पंज है, उसे क्या किया जा रहा है, प्रेस किया जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे आप जितने भी यहाँ पे फिगर हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्शंस हो रही है। जितने भी आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रही है, कुछ ना कुछ एक्शंस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये बच्चे जो टायर को चला रहे हैं, आप लोग भी टायर चलाते होंगे खेलने के क्रम में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जब इस पे हिट कर रहे हैं तो ये टायर क्या हो जा रहा है, ये आगे जा रही है। ओके, मीन्स ये अपना स्थान परिवर्तन कर रही है। मीन्स एक जगह से ये दूसरे पॉइंट पे जा रही है। ओके, तो इसी तरह हम दूसरे भी फिगर को हम देखते हैं। सो ये वाले फिगर में ये गर्ल अपने स्कूल बैग को नीचे मीन्स नीचे रखा हुआ है और इसे उठा रही है ऊपर। ओके, तो पहले क्या था, ये नीचे में था, अब ये इसे उठा रही है, मीन्स इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। कहने का मतलब बैग पहले कहीं और था और ये उठा करके लेट अस सपोज अपने कंधे में टांग करके चली गई स्कूल, तो ये बैग में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, मीन्स अपना स्थानीय परिवर्तन की, चेंजेस इन प्लेस। यहाँ पे दिस फिगर इज एक नेल से एक हैमर से एक नेल पे मारा जा रहा है। तो लेट अस सपोज ये नेल वर्टिकल होता तो क्या होता, ये दीवार के अंदर में धंस जाता। मीन्स यहाँ पे ये फोर्स लग रही है जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि एक गर्ल है, ये एक बॉक्स को क्या कर रही है, खींचने की कोशिश कर रही है। तो कुछ देर के बाद ये बॉक्स क्या होगा, ये आगे आएगा। ओके, मीन्स यहाँ पे ये एक्शन के रूप में ये फोर्स लगा रही है, पुश खींच रही है। और इसका रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट यह होगा कि ये बॉक्स ये अपना प्लेस चेंज करेगी। मीन्स अभी यहाँ पे है तो कुछ देर के बाद थोड़ा सा आगे आएगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे बाकी जितने भी फिगर्स हैं, जैसे ये लकड़ी के लट्ठे उठाए हुए जो व्यक्ति हैं, तो ये लकड़ी का जो लट्ठा है, द लॉग ऑफ वुड, ये कभी ना कभी पहले जमीन पे होगा, फिर ये इन्होंने इसे उठाया होगा, तो क्या हुआ, लकड़ी के लट्ठे में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, तो हम कंक्लूड करते हैं कि हम अभी तक क्या देख रहे हैं। So when an object is displaced by applying a force on it, work is said to be done. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में आप फोर्स लगाते हैं, ओके, लेट अस सपोज आपने किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट अपने स्थान से क्या करी, मूव करी। मीन्स अपना प्लेस वो चेंज की। जैसे आपके टेबल पे फॉर एग्जांपल अभी पेन होगा, तो पेन को आप थोड़ा सा टच करके आगे कर दोगे, तो पेन क्या हुआ, थोड़ा सा अपने मीन्स पहले जो उसका जगह था उससे हट करके दूसरे जगह पे चला गया। मीन्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्यों हुआ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपने फोर्स को अप्लाई किया, आपका मस्कुलर फोर्स वहां पे लगा। तो इस केस में क्या कहलाता है कि वर्क यहाँ पे डन हुआ। ओके, मीन्स जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस आती है, देन आप क्या बोलोगे, वर्क इज डन। लेट अस सपोज यहाँ पे ये वाला एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक स्पॉन्ज है, देयर इज अ स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज को आप क्या कर रहे हो, जस्ट आप प्रेस कर रहे हैं, स्पॉन्ज को आप प्रेस कर रहे हैं। ओके, तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, यहाँ पे वर्क हो रहा है क्या, यहाँ पे फोर्स तो लग रही है, फोर्स यहाँ पे लग रही है, मीन्स आपने इस स्पॉन्ज को दबाया। ओके, बट वर्क का जो डिफिनीशन है उसमें ये भी बोला जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट भी होना क्या है, जरूरी है।
तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो आप चैट बॉक्स में यस लिखें, और नहीं हो रहा है तो आप चैट बॉक्स में नो लिखें। इस वाले केस में यहाँ पे क्या है कि एक स्पॉन्ज को आप एक स्पॉन्ज जो जैसे साइकिल का जो सीट में होता है स्पॉन्ज, ओके, तो उस स्पॉन्ज को आपने क्या किया, फिंगर से थोड़ा सा प्रेस किया। ओके, तो फिंगर से आपने प्रेस किया तो आपका क्या फोर्स तो आपका लगा, मीन्स आपने मस्कुलर फोर्स लगाया वहां पे। तो हमने अभी वर्क का जो डेफिनेशन था कि मीन्स फोर्स लगने चाहिए और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे फोर्स तो लग रही है, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है क्या, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे ये वाला फिगर है, यहाँ पे ये लड़की इसे खींच रही है, तो ये जो बॉक्स है ये क्या होगा, ये आगे मूव करेगी। ओके, इसी तरह ये स्कूल बैग क्या था, पहले नीचे था, ये ऊपर चला गया। ये साइकिल का टायर क्या था, ये यहाँ पे था, और इसे रोल करते जाइएगा तो ये आगे बढ़ता जाएगा। ओके, सो इसी तरह ये यहाँ से तीर तीर धनुष से इन्होंने तीर छोड़ा, तो ये जो तीर है इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सो इसी तरह यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ये मैं आपसे पूछा, तो शायद किसी ने जवाब नहीं दिया। सो मैं बताता हूँ, जैसे ये वाला फिगर है, तो ये स्पॉन्ज को आपने क्या किया, प्रेस किया। ओके, तो यहाँ पे मूवमेंट ऐसे हो रही है कि ये स्पॉन्ज क्या था, जहाँ पे आप फिंगर से आप प्रेस किए तो वहां पे वो स्पॉन्ज अंदर अंदर चला गया। ओके, तो ये उस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, मीन्स जहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ, मीन्स जहाँ पे आपने फिंगर टच किए, फिंगर से आप प्रेस किए, तो वो वाला जगह क्या जा रहा है, वो अंदर चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस स्पॉन्ज में भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो इस केस में भी क्या होगा, वर्क इज डन, यहाँ पे भी वर्क डन हो रहा है। सो ये वाला पॉइंट क्या आप समझ पाए क्या? अभी जो मैंने स्पॉन्ज का एग्जांपल बताया कि उसमें वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है, डू यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस, ओके, यस। सो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आप अभी घर पे बैठे हुए हो, और आपके आसपास में जैसे वॉल है, वॉल दीवार जिसे कहते हैं, जैसे अगर हम दीवार को धकेलेंगे, पुश करेंगे, तो दीवार क्या होगी, एक ही जगह पे होगी, वो दीवार क्या होगी, मूव नहीं करेगी। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ। लेट अस सपोज ये आपके घर का दीवार है। ओके, ये क्या है, आपके घर का दीवार है, और आपको गुस्सा आया और आपने क्या किया, जोर से धकेला। तो ये दीवार पहले जहां पे थी अभी भी वहीं पे है, इसके जगह में कोई भी परिवर्तन, नो चेंज आई। ओके, मीन्स ये पहले जहां पे थी वहीं पे रही। तो यहाँ पे मेरा सवाल था आपसे कि यहाँ पे वर्क डन हुआ या नहीं हुआ। तो वर्क होने के लिए दो कंडीशन चाहिए होता है। फर्स्ट कंडीशन इज फोर्स अप्लाइड। ओके, तो यहाँ पे आपने फोर्स तो अप्लाई किया, बट दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इन ऑब्जेक्ट। ओके, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो वॉल है आपके घर का, वो आपने फोर्स तो लगाया, बट ये वॉल एज इट इज है, सो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। सो वर्क डन यहाँ पे नहीं होगा। ओके, ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट टाइप का था, ये मैंने आपको बता दिया। क्योंकि आपको ये डिफिनेशन याद रखने, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, वर्क इज सेड टू बी डन। मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होगा, डिस्प्लेस का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। क्यों जाना, क्योंकि आप फोर्स अप्लाई किया गया। सो
इन केस में क्या कहा जाएगा, वर्क इज सेड टू बी डन। ओके, सो अब यहाँ पे हमने ये वाला फिगर हम फिर से देखते हैं। ये वाला आप एक फॉर एग्जांपल ये क्या है, खाली बक्सा है, खाली बॉक्स को क्या कर रहे हो आप, खींच रहे हो, खाली बॉक्स को आप क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। तो अगर ये बॉक्स खाली है तो आप आसानी से इसे खींच के ले जा सकते हो इस जगह से दूसरे जगह पे। बट फिर आपने क्या किया, आपके पेरेंट्स ने क्या किया, इसमें 20 बुक्स डाल दिए और बोले क्या कि इसे आपको खींच करके यहाँ से वहां पे लेके जाने हैं, मीन्स एक रूम से दूसरे रूम पे खींच के लेके जाने हैं इस बॉक्स को। तो आप बताइए कि ये पहला वाला केस है कि जब आपका बक्सा क्या था, खाली था। ये दूसरा वाला केस है जब आपका बक्सा में, आपके बॉक्स में 20 बुक मैंने डाल दिया, आपके पेरेंट्स डाल दी, बोले इस करके में ले जाएंगे। तो से कौन में पहला वाला दूसरा केस है। तो कौन से केस में आपको ज्यादा फोर्स लगेगी इस बॉक्स को खींचने में, कौन से केस में आपको ज्यादा फोर्स लगेगी बॉक्स को खींचने में, फर्स्ट और सेकंड। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि दो बॉक्स है, एक बॉक्स खाली है, मीन्स एम्प्टी बॉक्स, देयर इज नो बुक इन द बॉक्स, एंड इन सेकेंड बॉक्स देयर इज सम बुक्स। ओके, तो सिंपली आप सोच सकते हैं कि चूंकि इसमें फिगर 11.2 में ये वाले बॉक्स में यहाँ पे कुछ बुक्स यहाँ पे आपको आपके बॉक्स में डाल दिए गए हैं, तो ये बॉक्स क्या हो गया, थोड़ा सा भारी हो गया। ओके, मीन्स इसका वेट ज्यादा हो गया। तो इसे आप खींचोगे तो आपको क्या लगेगा, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगेगा। ये वाला एग्जाम्पल हमने पिछले फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस में भी देखे थे। उसमें एक पिक्चर था जिसमें एक व्यक्ति ने एक बैग, भरा हुआ बैग अपने कंधे पे लिया और एक खाली बैग अपने कंधे पे लिया। तो अगर आप खाली बैग लोगे तो आपको कम एनर्जी लगेगी, कम फोर्स लगेंगे आपको। या आप ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे आप स्कूल जाते होगे तो जिस दिन आपके बैग में बहुत ज़्यादा बुक होंगे तो आपको थोड़ा सा भारी लगता होगा और आप थक जाते होंगे। और जिस दिन आपके बैग में थोड़ा सा कम बुक या नोटबुक रहते होंगे तो आपका बैग ऑब्वियसली है कि थोड़ा सा हल्का होगा, तो वो ढोने में थोड़ी आसानी होती है। सो यहाँ पे क्या कंक्लूजन यह निकला कि मोर वर्क इज डन फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट when more force is applied to do the work. If the same force is applied for more displacement, more work is done by the force. तो इसका मतलब यह है कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताता हूं। लेटर सपोज ये क्या है, ये 1 kg का एक सब्सटेंस है। ओके, ये क्या है, 1 kg का है। ये पहले क्या था, यहाँ पे था और आपने इसे यहाँ पे चला गया तो क्या हुआ, ये पहले इस स्थान पे थी और ये जो एक केजी का ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले यहाँ पे थी, अब फिर यहाँ पे आ गई। ओके, आपने क्या लगाया, आपने इधर से इसमें फोर्स लगाया, आपने इस ऑब्जेक्ट में आपने फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गई, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गई। ओके,
अब हम एक दूसरा केस कंसीडर करते हैं, इससे हम थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हैं। ओके, अब हम एक थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि 5 kg का है। ओके, लेट अस सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg। तो आप यहाँ पे भी आप फोर्स लगाएं और आप इसको भी थोड़ा सा दूर धकेलना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा कि आपका जो फोर्स है, आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाने होंगे, आपको बहुत ज्यादा मस्कुलर फोर्स लगाना होगा इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए एज कंपेयर प्रोग्राम। यहाँ पे कहना है अगर कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा मीन्स अगर जहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रही है तो वहां पे क्या होगा, वर्क डन ज्यादा होगा। ओके, more work is done for the same displacement when more force is applied to the work। so ये हमारा एक कंक्लूजन था। so यहाँ पे कुछ यूज योर ब्रेन पावर, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए, हम ये पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं अपना। इन द above activity which are different forces acting on the box। तो ये जो एक्टिविटी, ये जो बॉक्स है, यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 फोर्स लग रहे हैं मेनली। सबसे पहला फोर्स क्या है कि ये गर्ल ये बॉक्स को खींच रही है, एंड द सेकेंड फोर्स इज फ्रिक्शनल लैंड और मीन्स जो फ्लोर है और बॉक्स के बीच में लग रही है। सो देयर आर 2 फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉक्स। फर्स्ट वन इज द फोर्स बाय द गर्ल एंड द सेकेंड इज द फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स। मैं यहाँ पे भी बताने की कोशिश करता हूँ आपको व्हाइट बोर्ड पे। लेट अस सपोज दिस इज अ बॉक्स। ये क्या है, बॉक्स है, और ये बॉक्स को वो गर्ल क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, इसको खींच रही है। ओके, तो एंड दिस इज द फ्लोर, ये ब्लैक वाला क्या है, दिस इज द फ्लोर। ओके, तो यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं ये आपसे पूछा। तो सबसे पहले ये इस डायरेक्शन में खींच रही है, तो एक ये इसका फोर्स हो गया, और यहाँ पे एंड द सेकेंड फोर्स इज विच इज एक्टिंग इन बिटवीन लैंड एंड, ये यहाँ पे जो येलो वाला मैं कर रहा हूँ, ये यहाँ पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। ओके, दिस येलो कलर्ड फोर्स इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे आपने कैरम बोर्ड वाला एग्जांपल पढ़ा था कि कैरम बोर्ड पे हम टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि क्योंकि इससे फ्रिक्शन वहां पे कम हो जाती है। फ्रिक्शन कम होने से आपका कैरम आपका काफी मीन्स रिबाउंड करता है। फ्रिक्शनल फोर्स का हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आप अपने साइकिल में या बाइसिकल में आप क्या करते हो, समय समय पे उसमें ऑयल या ग्रीसिंग करते हो। तो इससे क्या होता है, जो भी वहाँ पे मूविंग पार्ट्स हैं, तो मूविंग पार्ट्स में ग्रीसिंग या ऑयल करने से वहाँ पे जो फ्रिक्शन है मीन्स घर्षण है, वो क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है, जिस वजह से वो वहाँ पे वो जो पार्ट्स हैं अरे गिर के ना मेंटल। यस हाँ, तो मेरा डिस्कशन वहाँ पे चल रहा था कि जैसे आप साइकिल में फॉर एग्जांपल साइकिल में आप ऑयल या ग्रीस डालते हो, तो क्या होता है वहाँ पे उस केस में हाँ वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाती है, काफी कम हो जाती है। तो हाँ, यस दिस इज द मस्कुलर फोर्स। ये क्या है, मस्कुलर फोर्स है।
ये गर्ल यहाँ पे क्या ये गर्ल्स जो लगा रही है ये बॉक्स पे, दिस इज द मस्कुलर फोर्स, ओके, and this is the frictional force. So in this activity there are two force acting. The first one is muscular and second one is frictional force. Second point is the displacement possible without a force? बिना किसी फोर्स को लगाए हुए क्या डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है क्या? ये चलिए आप चैट बॉक्स में बताइए, मैं आपको फिर से समझाता हूं। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना चाहते हैं तो आप बिना फोर्स लगाए हुए क्या उस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जा सकते हैं क्या? ये आपका मेरे आप ये क्वेश्चन नो, ओके, वेरी गुड, यस। हाँ, तो विदाउट फोर्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप डिस्प्लेस आप नहीं कर सकते हैं, ओके। ये हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था। लास्ट टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज related to each other. Third question is, if a force is applied with both the hands on a wall where there will be a displacement. तो तीसरा क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में जवाब दीजिए कि आप दोनों हाथ से आप अपने घर के वॉल पे आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वहां पे क्या डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? अगर आप अपने घर के वॉल पे आप फोर्स लगाओगे तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? Answer in chat box in yes or no. If there will be displacement, then please type yes, and there would be no displacement in the wall, then type no in the chat box. Yes, very good, no. क्योंकि हमने कुछ देर पहले डिस्कस किए थे, आप वॉल पे आप कितने भी फोर्स लगाओगे तो आप इतने शक्तिशाली नहीं हो कि आप वॉल में डिस्प्लेसमेंट कर दोगे। इसके लिए आपको मीन्स मशीन चलाने होंगे। एंड द फोर्थ वन इज, इफ नो डिस्प्लेसमेंट अकर्स ऑन अप्लाइंग अ फोर्स, व्हाट डज इट इंडिकेट? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर फोर्स लगाने के बावजूद भी कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, फोर्स लगाने के बाद भी कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो ये इसका मतलब यह है कि अगर फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इट मीन्स दैट नो वर्क इज डन, इट मीन्स दैट नो वर्क इज डन। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ वॉल। जब आप वॉल पे आप फोर्स अप्लाई करिएगा तो यहाँ पे फोर्स तो आप लगा रहे हैं बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ओके, सो नो वर्क इज डन। सो ये चारों यूज योर ब्रेन पावर का ये चीज आप शायद समझ गए होंगे। सो डू यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस ब्रेन पावर? ये 4 पॉइंट्स क्या आप समझ गए? यस, नो वर्क इज डन, नो डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। ये 4 पॉइंट्स जो ब्रेन पावर का मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, क्या आप समझ पाए क्या? ओके, तो आगे प्रोसीड करते हैं। यस, सो यहाँ पे एक आपको एक्टिविटी दिया गया है, ये एक पुल्ली है, ये एक पुल्ली है, और इसे आप फॉर एग्जांपल अगर अवेलेबल होगा तो आप क्या कर सकते हो कि एक पुल्ली को ऐसे फिक्स हाइट पे कर सकते हैं। ये एक्चुअली ये लेट अस ट्राई दिस है, बट शायद आप अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ पढ़ के डिक्टेट करता हूँ और इसका कंक्लूजन क्या है, मीन्स इसके ऑब्जर्वेशन से हमें क्या सीखने हैं, ये जस्ट हम डिस्कस करते हैं। सो ड्रॉ ए स्ट्रिंग ओवर द पुल्ली। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? दैट इज, आप जिसे धागा बोलते हो, थ्रेड कह सकते हो, रस्सी कह सकते हो, दैट इज द स्ट्रिंग, ओके। टाई अ लोड ऑन टॉप 2 किलोग्राम एट वन एंड। तो एक आप स्ट्रिंग ले लो, थ्रेड ले लो या
कोई रोप ले लो, रस्सी, ओके। एक एंड पे आप एक 2 किलोग्राम का आप वजन को वहां पे आप बांध दो, ओके। होल्ड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड पुल इट डाउनवर्ड टू लेफ्ट लिफ्ट द रोड लोड। और फिर इसे आप क्या करोगे, चूंकि स्ट्रिंग का क्या है, देर आर टू इन स्ट्रिंग, ओके। तो दूसरे वाले एंड को आप पकड़ लोगे, आप जैसे ये बॉय अपनी ओर इस स्ट्रिंग को खींच रहा है, उसी तरह आप भी इसे अपनी ओर पुल करोगे। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो वेट है, ये वेट क्या है, ये ऊपर जा रहा है, ये वेट ऊपर जा रहा है। सो ओके, तो ये वेट पहले क्या था, ये वेट काफी नीचे था। मैं व्हाइट बोर्ड पे बनाता हूँ ये फिर से। ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन आप फर्दर आगे भी क्लासेस में पढ़ोगे। सो लेट अस सपोज ये लेट अस सपोज दिस इज अ पुल्ली, दिस इज अ पुल्ली। ये क्या करती है, ऐसे ऐसे घूमती है, ओके। तो इस पुल्ली पे आपने क्या किया, इस पुल्ली पे आपने क्या किया, एक एक स्ट्रिंग ऐसे करके एक स्ट्रिंग बांध दिया, और यहाँ पे आपने एक 2 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल दिया, ओके। 2 किलोग्राम का यहाँ पे आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल दिया। अब आपको क्या इच्छा आया, आपको ये इच्छा हुआ कि अब किसी ने क्या किया कि इस स्ट्रिंग को पकड़ के अपनी ओर खींचने लगा, ओके। इस स्ट्रिंग को पकड़ के अपनी ओर खींचने लगा। तो होगा क्या, ये ये 2 kg क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ये 2 kg क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ओके। मीन्स पहले कहाँ पे था, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ओके। मीन्स ये पहले ये कहाँ थी, ये 2 kg, ये यहाँ पे फ्लोर पे था, और फिर इधर से खींचा गया, तो ये कहाँ पे आ गया, थोड़ा सा ऊपर आ गया। सो दिस इज द change in the change in the place of the object. This is the initial position and this is the final position. So there is, you can see there is a displacement in the object, okay. सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे, यस देर इज डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो हम ये देखते हैं कि ये बॉक्स में क्या है, ये चीज हम पढ़ते हैं। When the applied force is the same, more work is done when there is a greater displacement. For example, sorry, yes, when the applied force is the same, more work is done when there is a greater displacement. For example, हमने जब वो बक्सा का एग्जाम्पल देखा था कि बॉक्स, एक खाली बॉक्स को आप घिसते जा रहे हो, तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। जैसे हम फिर से बनाते हैं, लेट अस सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे है, ओके। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और मैंने आपको टास्क दिया कि आपको ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेके जाने हैं और फिर यहाँ पे लेके जाने हैं, ओके। मीन्स पहले एक स्टूडेंट को मैंने बोला कि आप इसे यहाँ पे ले जाओ, और दूसरे स्टूडेंट को बोला आप यहाँ पे ले जाओ। तो चूंकि ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से क्या है, पास है, तो ये पहला स्टूडेंट ओके। बट इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू, ओके, बिकॉज ये यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू द पोजीशन ऑफ वन। तो आप दूसरे वाले केस में क्या है,
इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले जाने में थोड़ी सी, यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, मीन्स ये क्या है, ये यहाँ से आएगा, सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, मीन्स अपने स्थान में ये क्या की, परिवर्तन की, पहले। ओके, तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बाय सेकेंड स्टूडेंट, एंड ये ग्रीन वाला क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट बाय फर्स्ट स्टूडेंट। अब देख रहे हैं दूसरा स्टूडेंट जो डिस्प्लेसमेंट करेगा दैट इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट बाय 1, मीन्स ये दूसरा स्टूडेंट को ये ऑब्जेक्ट को ज्यादा दूर तक ले जाना है, बट पहले वाले स्टूडेंट को ये कम डिस्टेंस तक लेके जाना है। तो ऑब्वियस है कि ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी, और और इसमें दूसरे वाले केस में ज्यादा वर्क भी लगेगा। तो इस केस है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को 2 मीटर की हाइट पे उठाया गया। तो अगर आपको टास्क दिया जाए कि एक स्टूडेंट को अगर सिर्फ 1 मीटर तक उठाने का टास्क दिया जाए और एक को 2 मीटर का दिया जाए, तो 1 मीटर इज लेस देन 2 मीटर, सो यहाँ पे 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कम होगा, जिस वजह से थोड़ी सी कम फोर्स की आवश्यकता होगी, ओवरऑल लेस वर्क डन। सो अब हम पढ़ेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। तो अभी तक हमने वर्क के बारे में डिस्कस किया, अब हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। सो कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज एनर्जी? वॉइस इज ब्रेकिंग, please confirm, let me confirm in chat box that my voice is clear or it is breaking. Okay, 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 I think my voice is clear. Yes, okay. So can anybody tell what do you mean by energy? Energy से आप क्या समझते हो? If anybody wants to tell, then please type your name in chat box. What is energy? एनर्जी क्या होती है? अगर कोई बोलना चाहते हैं व्हाट इज एनर्जी, आप एनर्जी से क्या समझते हो, देन just type your name in chat box. Okay, so I'm going to explain what is energy. Sorry. So the सबसे पहले the relationship between work and energy. The boy in the picture has applied a force to the toy car. Work has been done because the force applied to the car has caused displacement. जैसा कि आप फिगर 11.4 that is right side of your screen, एक बॉय वहां पे एक कार को पुश कर रहा है। तो वो कार को जब वो पुश कर रहा है तो वहां पे दोनों कंडीशन वर्क के सेटिस्फाई कर रहे हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज वो गाड़ी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंड द सेकेंड कंडीशन इज वो डिस्प्लेसमेंट होने के लिए पहले वो वर्क लगाया, तो यहाँ पे वर्क हैज बीन डन, यहाँ पे वर्क हो रहा है। सो इन अदर वर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉयज एनर्जी इनटू वर्क हैज टेकन प्लेस थ्रू द अप्लाइड फोर्स। तो आप ऐसे सोचिए कि ये टॉय को ये बच्चा पुश कर रहा है, तो पुश करने के लिए इसे एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो ये एनर्जी मीन्स वर्क करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। ओके, तो ये बॉय अपना क्या लगा रहा है, ये एनर्जी लगा रहा है। अब हम एनर्जी को कोरिलेट करते हैं
पहले जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं फूड एंड न्यूट्रिशन में, तो मैंने आपको बताया था कि एनर्जी हमें कहाँ से आती है। तो इसके लिए हम क्या सब खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच सब्सटेंसेस खाते हैं, जैसे पोटैटो, ओके, मिल्क, ओके। सो सो मीन्स यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि वर्क करने के लिए हमें, फॉर डूइंग वर्क वी रिक्वायर एनर्जी, ओके। आप इसे दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉयज एनर्जी इनटू वर्क हैज टेकन प्लेस थ्रू द अप्लाइड फोर्स। मीन्स इन्होंने जो फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स कहाँ से आया, वो वो मीन्स ये इन्होंने एनर्जी लगाया, एनर्जी से वहां पे फोर्स लगा और फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ एंड फाइनल रिजल्ट इज वर्क इज डन, वर्क इज डन, ओके। यहाँ पे हम एक यूज योर ब्रेन पावर देखते हैं। Why do you get hungry after physical exercise? जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुझे भूख लग गई है? ये इसीलिए ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। और एनर्जी एनर्जी हमें कहाँ से आती है? एनर्जी हमें, हम जब भोजन करते हैं तब हमें एनर्जी मिलती है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी एनर्जी लॉस होती है, हम एनर्जी लॉस करते हैं। और फिर एनर्जी गेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? भोजन चाहिए होता है, जिस वजह से हम हंग्री फील करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज फ्रॉम वेयर डज आवर बॉडी गेट एनर्जी? कहाँ से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है? सो टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स। आप ये चैट बॉक्स में लिखे फ्रॉम वेयर डज आवर बॉडी गेट एनर्जी। हम एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लीज टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स। फ्रॉम वेयर डज आवर बॉडी गेट एनर्जी? हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये हमने पिछले चैप्टर्स में जब हमने न्यूट्रिशन एंड फूड वाला पढ़ा था तो इसमें हमने ये सब चीजें पढ़ी थी। सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डज आवर बॉडी गेट एनर्जी? हमें मीन्स हमारे शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलती है? वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट फूड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो एक आंसर कार्बोहाइड्रेट आया, दूसरा आंसर क्या आया? फूड आया। तो जैसे हम फूड लेते हैं तो फूड मीन्स दोनों आंसर सही है। कार्बोहाइड्रेट इज मोर स्पेसिफिक, मीन्स कार्बोहाइड्रेट जैसे सिर्फ मीन्स एनर्जी मिलती है। तो हम अपने जो फूड लेते हैं, मीन्स आपने पहले भी लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स में पढ़ा होगा, फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, ओके। सो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। फूड में क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन्स वहां से एनर्जी मिलती है ओवरऑल। आप ये समझिए, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो आप पिछले वाले चैप्टर्स पढ़ लीजिएगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज व्हाई डू वी गेट टायर्ड? हम थकते क्यों हैं? हम इसीलिए टायर्ड होते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम फिजिकल वर्क करते हैं तो इससे हमारी एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस होती है जिस वजह से हम टायर्ड फील करते हैं। सो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में जब हम आएंगे देन वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चंस नहीं है, आ, आ, अगर कुछ होमवर्क होगा तो मैं होमवर्क अपलोड कर दूंगा क्लासरूम में, अगर नहीं होगा तो मैं अपलोड नहीं करूंगा, ओके। सो इट इज 7:54 PM now. Now I'm going to stop the presentation.
Class is over now. You can left the class. Thank you. Bye. Good night, everyone. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye. Bye.